मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा नाम सोना है और अपने नाम की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के सोने के बाद मेरी ननंद मुझे चुपके से अपने कमरे में ले जाती और अपने कपड़े पहना देती और घूंघट उठाकर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर जाता। मैं ननंद के डर की वजह से घूंघट भी ना उठा सकती थी। एक रात मैंने चुपके से ननंद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वह आदमी कमरे में आया, मैंने छेद में से उसको देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा अपना ही। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने भी बहुत ही खूबसूरत देखे थे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मैं शादी एक बहुत ज़्यादा बदसूरत इंसान से हो गई। ना सिर्फ वह बदसूरत था, बल्कि वह इस कस्बे के बदनाम लोगों में से था। उनके माँ बाप नहीं थे। घर में सिर्फ 2 बहन भाई और एक बूढ़ा चाचा ही रहता। सब लोग कहते कि यह लोग कुछ गड़बड़ हैं, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका काम दूसरे देश में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी। इसी कारण से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसका नाम केशव था और वह पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा अस्वस्थ और गंदा इंसान था। सब उसको कहते कि इसका कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही सुस्त था। मैंने तो इनके घर के बारे में यह भी सुन रखा था कि इनके घर बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी इनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता। फिर भी माँ मेरी शादी उस घर में कराना चाहती थी। मुझ में कोई बुराई भी नहीं थी और मैं तो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं बेवा या तलाकशुदा होती तो तब भी ठीक था कि मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। मैं और लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी, पढ़ी लिखी भी थी, जबकि हमारे ख़ानदान में 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी माँ बाप ने मेरा रिश्ता केशव के साथ तय कर दिया। हमारा पूरा गांव हंस रहा था कि हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता केशव जैसे इंसान के साथ हो गया। केशव इस टाइप का लड़का था कि जिसका मजाक हमारे कस्बे के हर घर में उड़ाया जाता। लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं यह सोचकर ही मरी जा रही थी कि वह मेरा पति बनने वाला है। जब मैं केशव के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो वह मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगे और बातें सुनाएंगे। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई भी की और उन्हें साफ साफ मना किया कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मेरे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। पर जब भाग्य ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी केशव के साथ हो ही गई। पापा शादी वाले दिन ही आए, थोड़ा गुस्सा हुए, पर तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। अपने कमरे में बैठी सच में इनके घर से एक बहुत ही गंदी बदबू आती, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस प्रार्थना ही कर रही थी कि केशव मेरे कमरे में ही ना आए, और अगर आ भी जाए तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सच में वह नहीं आया, बल्कि केशव की बहन रचना ने कमरे में कदम रखा। वह 42 वर्ष की थी और अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि यह कैसी हरकत कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल में हूँ मैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कैसी मदद चाहिए, और वह मुझसे इस समय मदद क्यों मांग रही है, जबकि इस समय मुझे खुद ही मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं पैसों के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। इसने मुझसे कहा कि भाभी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए, इसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ननंद की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊंगी। अभी तुम बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब मेरी ननद ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि अपने भाई को आज कमरे में ना आने देना। मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नज़र उठाकर देखा और फिर कहा कि ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरी ननद ने न जाने किस तरह के केशव को कमरे में ना आने दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर उठी। मेरे दिल में यही इरादा था कि अच्छे से इस घर की साफ सफाई करूंगी, पता लगाऊंगी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। अगले दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन में अपने माँ बाप के घर रह कर आई और कुछ मैं अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिए। मुझे रचना ने मना किया कि अभी अभी शादी हुई है, तुम काम मत करो, पर मेरा कहना था कि मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जब मैंने बदबू का नाम लिया तो इसके बाद रचना ने और कोई बात नहीं की। रात हो गई। जब केशव सो गया तो मेरी ननद ने मेरे कमरे की खिड़की खटखटाई। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज़ में तेजी आई तो मैंने दरवाजे पर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वापस आकर पलंग पर सो गई। जब दोबारा से आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी ननद वहाँ पर खड़ी थी। इसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था, आपको वह काम आज ही करना है। मैंने अपनी ननद से कहा कि काम क्या है, पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में कस्बे वालों की ही बातें चल रही थी, क्योंकि कस्बे वाले इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर उसमें मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि यह मुझसे ज़रूर कुछ गलत काम ही करवाएगी, या फिर इसका कोई चक्कर होगा जिसका हाल यह है मुझसे निकलवाना चाहती हैं। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर आए और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए कहने लगी। मैंने हैरत से उससे पूछा कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वह भी इस रात। उसने मुझसे कहा कि पहले आप यह कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने अपनी ननद से कहा कि पहले वह मुझे शुरू से सारी बात बताए, तभी मैं इसके कपड़े पहनूंगी। वह अचानक से तेज़ तेज़ रोने लगी। मुझे उसके आंसू नकली नहीं लग रहे थे। वह रोते रोते मुझसे कहने लगी कि हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। यह जो आज केशव भाई की हालत है वह उसी वजह से है। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते। कहते हैं ना, किसी गरीब से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे कैसे करके दिन रात काटे हैं, यह हम ही जानते हैं। हमारा कोई अपना तो था नहीं, बस एक चाचा ही था। उसने हमारा साथ दिया। कभी कभी खाने को रोटी दे देता, कभी कभी 3 दिन खाना मिलता, तो कभी 4 दिन बाद खाना मिलता। ऐसे ही करके घर का सारा सामान बिक गया। जब केशव भाई बड़े हुए तो फिर जगह जगह काम करके हमने यह घर बनाया। जैसे तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं, हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते। हम बहुत गरीब हैं और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी ननद से कहा कि मुझे कहानी नहीं सुननी, जो काम है वह बताएं। उसने मुझसे कहा कि आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझेंगे, लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत ही अजीब सा काम कर डाला है। अजीब से काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा अजीब काम किया है तुमने? फिर उन्होंने मुझसे एक बहुत अजीब सी बात बताई, और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और यह भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने इन बातों पर विश्वास भी हो। वह मुझे बताने लगी कि वे गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया, जिसको करने से मैं पहली कोशिश में फेल हो गई, और उसी की वजह से हमारे घर में जहाँ गंदी बदबू आती है, अगर तुम्हें इस बदबू को ख़त्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम भी कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू ख़त्म नहीं होगी और ना ही इस घर के हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो,
केशव तुम्हारा पति है और हम लोग भी तुम्हारा परिवार हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने अपने लल्लन से पूछा कि किस किस्म का टोटका है। उसने मुझे बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर घूंघट निकाल कर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात 1 बजे बाद एक आदमी को मेरे कमरे में आना था। यह बात साफ नहीं थी कि वह आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आता है और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करेगा और मुझसे कहा गया है ताकि इस टोटके को करने में बहुत सारी दौलत मिलेगी। मतलब मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन टोटका करने से पहले ही दिन जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई। मैंने नज़रें उठाकर उसको देख लिया और उस रात के बाद से 3 महीने मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। मुझे इतना तेज़ बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही ना सकी। तबीयत ठीक होने के फ़ौरन बाद मैं उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उसने बहुत से मंत्र जाप किए और मुझसे कहा कि तुम्हें एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। भाभी, अब तुम ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकाल कर बैठना है। रात को वह आदमी आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा। और सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी ननंद को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया था, सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमने यह सब काम किया, मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ क्यों दूँ? तब मुझे रचना ने एक अजीब बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर 15 दिन के अंदर इस टोटके को पूरा ना किया जाए तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मेरी ननद ने कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तो मैं ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी ननद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, तो यह बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो। अगर यह बदबू चली जाएगी तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर यह बदबू नहीं गई तो मैं मजबूरन मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो यह है कि मैंने इस घर को साफ किया था और घर का पूरा कोना कोना छान मारा था कि यहाँ बदबू कहाँ से आ रही है। मैं बदबू को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। मैं इस बदबू को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी थी। मैंने अपने ननंद से कहा कि वह मुझे 1 दिन का समय और दे दे। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकामयाब रही तो फिर मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की सफाई में निकाल कर पूरे घर को धो डाला, मगर मैं हैरान थी कि इतनी सफाई के बाद भी बदबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मेरी ननंद की बात सच्ची है, वह सच में कुछ गलत कर बैठी थी। अब मुझे इसकी मदद करनी थी, क्योंकि अगर वह सच बोल रही थी तो यह टोटका भी सच था, और अगर मैं मदद करके इस अमल को पूरा ना करती तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा मेरी ननंद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, भगवान, मैंने पैसों के लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दें और हम सबकी जान बचा लें। हम सबकी जान पर बनी है। मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आखिर क्यों कोई 42 वर्ष की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी ननद ने मुझे कहा कि यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से इन सब में शामिल नहीं हूँ। अगर यह बात उसको पता चलेगी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और हम सब यह टोटका कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे जिसमें उसकी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। वह कभी राजी नहीं होगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेले बैठना पड़े। मैंने अपनी ननद से कहा कि बैठने तक की तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यह काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस आदमी की तरफ नज़र उठा कर ना देखना, चाहे तुम्हारे साथ परछत ही क्यों ना गिर जाए। उस आदमी की आंखों में ना देखना, बस नज़र झुका कर बैठी रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपने कमरे में आकर मम्मी को कॉल की। मैं मम्मी को यह सब बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर उनसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा।
लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं अपनी मम्मी से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी ऐसे घर में ज़बरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पति तो उनकी इस बात पर गुस्सा थे। जब मैंने पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कह दिया, पूछने का हक आप खो चुके हैं। ऐसा घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या इस घर में जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है कल नहीं है। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घूमा करोगे, तुम्हारा भी बड़ा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही थी जैसे सब कुछ मुझे वही खरीद कर देने वाली हो। मैं अपनी परेशानी में लगी थी, इसलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह काम करना ही था। रात को जब केशव सो गए तो मैं अपनी ननंद के कमरे में आई और ननंद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और नरेंद्र पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट करा दिया जिसने हल्का सा भी दिखाई नहीं देता। वह घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था और मेरी ननंद खुद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के पीछे की तरफ दरवाज़ा खुला, जिसका रास्ता गली में निकलता था। वहाँ से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास बैठ गया। मैं बुरी तरह डरी हुई थी कि न जाने क्या होगा। मेरा पति जैसा भी था तो मेरा पति ही, और मैं इसके साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वह कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह हल्के हल्के कुछ गड़बड़ आ रहा है। वह बहुत हल्के बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शब्द ही ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने उससे आवाज़ पर ध्यान दिया तो वह बोल रहा था कि उसे बचा लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वह काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़ कर बैठा रहा और जब तक वह आदमी मेरे कमरे में रहा मेरा दिल अपने काबू में ना था। मेरी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह आदमी जैसे आया वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो मेरी झोली में देखा तो मेरी आंखों फटी की फटी रह गई। इसमें बहुत से नोट पड़े थे। यह जरूर वही आदमी रख कर गया होगा। मेरी ननंद ने मुझसे कहा कि देखो, इन पैसों को, इतने पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, यह काम करूंगी। अब तो रोज का ही हो गया था। वह आदमी रात को आता और मेरी झोली पैसों से भर देता, लेकिन वह सारे पैसे मेरी ननंद मुझसे ले लेती और वह बहुत खुश होती। मैं उसे बार बार पूछती कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक यही करना होगा? उसने कहा, थोड़े दिन और करना होगा। रोज रोज ऐसा करते करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा कि यह आदमी कौन है। मेरी ननंद मुझे रोज एक सूट पहना देती है। मैं अपने दुपट्टे में एक छेद कर दिया, मैंने उसके पास से उस आदमी को देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी, वह आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने से मेरी ननंद ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था। मेरी ननंद मुझे पागल बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा अपना बाप था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे बाप की भी हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने और तेज़ी से वहाँ से भाग गई। मैं बहुत परेशान थी और उनको आवाज़ देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी ननंद कमरे में आ गई और अपना सिर कलाई पर इतनी ज़ोर से पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई। मैंने उससे पूछा, बताओ कि यह सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे पापा को फंसा रखा है, तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे कहा कि अपनी माँ से पूछो। अगले दिन मम्मी के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और वह रात मैंने कैसे काटी वह मुझे ही पता है। अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुंच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी ननंद की तरफ अपना सिर पकड़ कर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उसने हमसे छुपा कर दूसरी शादी कर रखी है, और इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा, घर जायदाद और दूसरी औरत के नाम कर दिया। यह रोज़
तुम्हें तुम्हारे घर में गरीबी के ढेर नजर आ रही हैं, यह सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है, वरना हमारे पास घर भी था, जायदाद और कारोबार था, वह सब उस औरत ने छीन लिया। सुना है कि वह औरत बहुत ज़्यादा अमीर बीमार रहने लगी है। तुम्हारा बाप उसके पीछे इतना पागल है कि उसके चक्कर में शहर के बड़े बड़े डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ प्लान बनाया था और तुम्हारी ननंद को मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि वही यह काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरा अपना कोई रिश्तेदार इस काम को मेरा साथ नहीं देता। हमने उसे कहा कि उसे कुछ दिन तक कमरे में भेजा जाएगा जहां एक औरत घूंघट करके बैठी होगी, उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बताती है और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देनी है। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया। अब इस पर हमारा भी कुछ हक है। हमें उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ननंद बहुत चालाक निकली। जब वह मेरी साथी बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई केशव के लिए मांग लिया। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं इसको इनकार करती तो वह तुम्हारे बाप को बता देती और ऐसा करने से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देता। मुझे मजबूरन होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी शादी उस घर में हुई है। वह मेरी शादी के दिन वहाँ मौजूद थे। पापा केशव को जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें घूंघट करने बैठाया है ताकि वह तुम्हें पहचान ना सके। तुम्हें बैठने का मकसद यही था, क्योंकि हम नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे घर में पीछे वाले दरवाजे से आता और आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं। वह तो आया ही शादी के बाद था। उसको सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें इस बात को बारीकी से बताते भी तो तुम्हारी मदद को कभी राजी ना होती। मम्मी आज बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी आपकी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि वह औरत बीमार है। अब उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उस दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचका रहे थे। पापा सब जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर आए। मैं उस घर पर ही थी। बहुत उदास लग रहे थे पापा ने कहा, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम लोगों का ही है, क्योंकि वह औरत मर चुकी थी जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूंढते? मेरी माँ मेरे को घर दौलत सब कुछ मिल गया और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी। कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िंदगी में हम सफ़र से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने केशव को दिल से कबूल कर लिया और केशव से कहा कि हमें हमारी ननंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया और वह भी शादी करके अपने घर की हो गई। इसी बीच केशव को सबके साथ उठने बैठने बातचीत करने के तौर तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और साथ ही छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन कोशिश करते करते मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर ले ही आई और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।